मैं बात करूंगा अतीत की, देश के अतीत की और भविष्य की भी। और ये दोनों आज कदम ताल क्यों करते दिखाई देंगे विमर्श में, राजनीतिक चर्चा में? क्योंकि आज दो दिलचस्प चीजें हुई। शुरुआत किसने की? शुरुआत बीजेपी ने, सत्ताधारी दल ने, जो सरकार की अगुवाई कर रहा है। 49 साल पुरानी याद फिर से ताजा की जा रही है। काला अध्याय था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। काला दिवस था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी 49 साल पहले, 25 जून 1975 को, जब आपातकाल लगा दिया गया था देश में, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उनकी गद्दी, उनकी सत्ता खतरे में थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने इसे देश पर खतरा बताकर संविधान को ध्वस्त कर दिया था। अब हुआ क्या? सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है आज कि अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अधिसूचित कर दिया सरकार ने, यह गजेट ऑफ इंडिया, इसके जरिए नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना जारी की गई है। भाई आज तो 12 जुलाई है, आज से 17 दिन पहले ही 25 जून थी। नतीजे 4 जून को आ गए थे। कैबिनेट ने शपथ भी ले ली थी 9 जून को। संसद का, लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू हो चुका था, 23 जून को शुरू हो गया था। तो फिर ये 17 दिन बाद अधिसूचना क्यों जारी की जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने क्या कहा, एक्स पर क्या लिखा? 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। कुछ ऐसे ही सुर में सुर मिलाया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी। अब संविधान को तो नहीं कुचला जाना चाहिए। संविधान हमारे देश की नींव है, वो कमजोर हो जाएगी तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया हुआ है, जो हम विश्व गुरु बनने की कल्पना करते हैं, वो सपना देखते हैं, उसे हकीकत में तब्दील करने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं, वो सुपर स्ट्रक्चर ही ढह जाएगा ताश के पत्तों की तरह। और ऐसे में जो 49 साल पहले हुआ उसे याद तो किया जाना चाहिए, पर अब क्यों याद किया जा रहा है? और संविधान की जो दुहाई दी जा रही है, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं क्या? क्योंकि जो चुनाव हुए 18वीं लोकसभा के लिए, उस चुनाव में बीजेपी ने नारा भी बुलंद किया, अब की बार 400 पार, 370 बीजेपी पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी। और उसे विपक्ष ने ऐसा लपका और उसका इस्तेमाल यह कहते हुए किया कि 400 पार का नारा ये बुलंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। और बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा अपने बलबूते पर छू नहीं पाई, 32 पीछे रह गई। 272 की जगह जो मेजॉरिटी बहुमत का आंकड़ा है, उससे 32 नीचे 240 पर ही सिमट गई। एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है। और बीजेपी के अलग अलग नेता जो उन्होंने बयान दे डाले, उसके चलते भी दिक्कतें आई। ज्योति मिर्जा कह रही थी देश के हित में कई कठोर निर्णय करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें संविधान में बदलाव करना पड़ता है। वो चुनाव हार गई, अलग बात है। लल्लू सिंह फैजाबाद से जो उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। ये भी चुनाव हार गए।
अनंत कुमार हेगड़े ने कहा पार्टी को संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत है। इनके तेज तर्रार नेता हैं, कर्नाटक से टिकट नहीं दिया गया, ये अलग बात है। तो अब जब शपथ ग्रहण भी हुआ तो राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, संविधान की प्रति उन्हें दिखा रहे थे, संविधान की प्रतियां लेकर विपक्ष के नेता जाते भी दिखाई दिए। तो संविधान का ये नैरेटिव, उसके बरक्स कुछ खड़ा करना या उसे डेंट करने के लिए ही 25 जून के 17 दिन बाद सरकार को यह याद आ रहा है क्या, या संविधान धुरी बन गया है आने वाली राजनीति का भी? और संविधान का संरक्षण कौन है, संविधान की रक्षा कौन करेगा, बात यहां पर भी आ गई है। और यह कमजोर नब्ज भी है क्या बीजेपी की, क्योंकि संविधान को भी नहीं मानते। सेकुलर जो शब्द है उसको बीजेपी नकारती आई है, खास आरएसएस जो प्रेरणा स्रोत है उसे दिक्कतें हैं संविधान और उसकी प्रस्तावना, बल्कि उद्देशिका सही शब्द है, प्रस्तावना प्रियम्बल का सही शब्द नहीं है हिंदी में, पर उद्देशिका जो है वो तो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular socialist democratic republic। सेकुलर से भी दिक्कत है, सोशलिस्ट से भी दिक्कत है, पर अब संविधान की दुहाई भी दी जा रही है। पर यह एक ऐसा काला अध्याय है, एक धब्बा है कांग्रेस के दामन पर, वो भी दाग नहीं छुड़ा पा रही है। और कांग्रेस के नेता सीधे सीधे इंदिरा गांधी की निंदा करने के लिए भी तैयार नहीं होते कि भाई गलत कदम उठाया था, बिल्कुल गैर जरूरी था और नहीं किया जाना चाहिए था। पर जब बीजेपी संविधान की बात करती है तो आईना उनकी तरफ भी आता है कि वो तो घोषित इमरजेंसी थी। आरोप लगते हैं बीजेपी पर, अघोषित इमरजेंसी काल में हम जी रहे हैं पिछले 10 साल से, यह विपक्ष कहता है। और बात सिर्फ विपक्ष तक नहीं थमती है। जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में, जीवित नेताओं की बात कर रहा हूं, वो एलके आडवाणी है, भारत रत्न से भी नवाजा गया है। उन्होंने 2015 में द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में क्या कहा, इशारा किया था कि दूसरा आपातकाल उसे खारिज नहीं किया जा सकता। एंड आई कोट, क्या बोले थे एलके आडवाणी, एट द प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम द फोर्सेस दैट कैन क्रश डेमोक्रेसी नॉटविथस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, अनकोट। कि मौजूदा वक्त में लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को कुचलने वाली जो ताकतें हैं, चाहे हमारे पास कानूनी रक्षा कवच है, संविधान है, उसके बावजूद जो ये ताकतें हैं ये और मजबूत हो रही हैं। ये 2014 में मोदी सरकार बनने के 1 साल 1.5 साल बाद एलके आडवाणी ने बोला था और इसी को अब मुद्दा बना रही है कांग्रेस भी और विपक्ष भी। जयराम रमेश कह रहे हैं सिर्फ हेडलाइन ग्रैब करने की बात है, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं रोजगार से, जो असल समस्याएं हैं। और अभी कुछ देर पहले कांग्रेस ने घोषणा की है कि 8 नवंबर को वो आजीविका हत्या दिवस के तौर पर मनाएगी। अब 8 नवंबर, आपको ध्यान होगा, आज से 8 साल पहले 2016 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी, नोटबंदी की घोषणा की, आजीविका उससे ध्वस्त हो गई। अब कांग्रेस ये कह रही है, वो रोजगार का मुद्दा उठा रही है। आज आपने भड़ूच में भी तस्वीरें देखी होंगी, गुजरात में 20-25 नौकरियों के लिए हजारों की तादाद में वहां पर युवा कैसे खड़े हो गए, बैरिकेड तोड़ दिए, खिड़कियों पर लटक रहे थे कि भैया नौकरी दे दो। या अग्निवीरों का जो 75% 4 साल बाद वापस भेज दिए जाएंगे, उनमें से 10% रिजर्वेशन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो अर्धसैनिक बल हैं, वहां दिया जाएगा। अब सरकार ये कह रही है, पर यह झुंझुना मात्र है क्या, और इससे काम चल जाएगा क्या? तो अतीत तो हो गया इमरजेंसी का लागू होना, लेकिन भविष्य हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ है, और उसे क्या मुद्दा अब विपक्ष बना रहा है। अखिलेश यादव ने एक लंबा ट्वीट किया है एक्स पर,
और उन्होंने कहा 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर के चुनाव में धांधली की थी। और भाजपा यह भी बताए, मणिपुर में नारी के मान सम्मान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, कानपुर देहात में मां बेटी हत्या दिवस वगैरह वगैरह, बहुत लंबा। जैसे भाजपा राज में आए अनेक काले दिनों के लिए कौन सी तिथि चुनी जाए। तो अब राजनीति संविधान और रोजगार, अतीत और भविष्य के बीच कहीं अटकती और घूमती दिखाई दे रही है। और इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके सामने आ रहा है। 25 जून संविधान हत्या दिवस, कौन कितना विवश? और संविधान वर्सेस रोजगार, प्रेशर पॉलिटिक्स का खाका तैयार, आने वाली राजनीति का खाका तैयार हो गया है क्या? संविधान की रक्षा कौन करेगा? रोजगार के अवसर कौन दिलाएगा?